उत्तराखंड दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ जिले में यूरिया खाद की नहाई किल्लत, इस संबंध में कृषि अधिकारियों ने ली बैठक, पुलिस और प्रशासन से भी मांगा सहयोग। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, लोक परिवहन की बसों में बिना मास्क यात्रा कर रहे यात्री, चालक परिचालक भी नहीं लगाते मास्क। जिला कलेक्टर ने किया कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन, श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति चला रही जागरूकता अभियान। कांग्रेसियों ने जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किया याद। अब खबरें विस्तार से। पंजाब में यूरिया खाद की चल रही किल्लत का हनुमानगढ़ जिले पर कुछ असर पड़ने के बाद गुरुवार को कृषि अधिकारियों ने किसानों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर इस स्थिति से निपटने पर विचार विमर्श किया। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने सरकार पर राजनीतिक द्वेषता के चलते पंजाब को यूरिया उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप भी लगाया। देखिए स्काई चैनल पर पूरी रिपोर्ट। पंजाब में यूरिया खाद नहीं मिलने के बाद पंजाब के कुछ क्षेत्र के किसानों ने अपने रिश्तेदारों की मार्फत हनुमानगढ़ जिले से यूरिया लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस संबंध में यहां के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और किसानों से भी पंजाब क्षेत्र में यूरिया नहीं भेजने की अपील कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में बैठक कर वस्तुस्थिति से निपटने पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि कुछ समय पहले हनुमानगढ़ से पंजाब के किसान अपने रिश्तेदारों की मार्फत आधार कार्ड के जरिए यूरिया खाद लेकर गए थे, जबकि फिलहाल हनुमानगढ़ जिले में यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। मगर पंजाब के किसान अगर यहां से यूरिया ले जाते रहे तो आने वाले समय में हनुमानगढ़ के किसानों के समक्ष ये समस्या आ सकती है। जैसा आप सबको विदित है कि पंजाब में बड़े स्तर पे किसान आंदोलन का विषय है वहाँ, और यूरिया की वर्तमान समय में पंजाब में काफ़ी कमी चल रही है। परिणाम स्वरूप क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िला पंजाब के बॉर्डर का ज़िला है, तो वहाँ थोड़ी सी यूरिया की जो समस्या आई है, उस समस्या का असर हनुमानगढ़ ज़िले पर भी पड़ रहा है, गंगानगर ज़िले पर भी पड़ रहा है। वहाँ जब किसानों को यूरिया नहीं मिलता है तो वो किसान स्वाभाविक रूप से फिर यहाँ से यूरिया लेने की कोशिश करते हैं। बड़े स्तर पे पंजाब में यूरिया की कमी होने के कारण हनुमानगढ़ ज़िले में जो आवंटन है यूरिया का, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पंजाब के किसानों को यहाँ की यूरिया से फीड कर पाए। नतीजा अभी तो नहीं हुआ, लेकिन नतीजा ये होगा कि फिर जहाँ पंजाब में क्राइसिस चल रहा है, वैसा ही क्राइसिस फिर हनुमानगढ़ ज़िले में भी पैदा हो सकता है और यहाँ के किसान निश्चित रूप से उससे प्रभावित होंगे और फिर यहाँ यूरिया नहीं मिलेगा। दीपावली से थोड़ा सा पहले इस तरह का सिस्टम शुरू हुआ कि पंजाब का फार्मर यहाँ से यूरिया उसने ले जाना शुरू किया। हम लोगों ने दीपावली के दिन से ही और इस चीज़ को मॉनिटर जब करना शुरू किया तो हमारे ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों के सहयोग से वो किसान वहाँ यूरिया लेके जा रहे हैं। संगरिया बॉर्डर पे, उधर टिब्बी तहसील के बॉर्डर पे, वहाँ जा कर के हम लोगों ने कुछ छापामारी करी, कुछ लोगों को रोका, पुलिस की मदद ली, कुछ ट्रॉलियों को थाने में खड़ा करवाया, सब करवाया और सारे के सारे जो वस्तुस्थिति उससे हमने कृषि आयुक्तालय में आदरणीय आयुक्त साहब को अवगत करवाया कि साहब ये स्थिति हमारे यहाँ पैदा हो रही है। तो उन्होंने भी हम लोगों को निर्देशित किया और मंत्री जी के सामने भी ये उनके ध्यान में बात लाई गई। तो मंत्री महोदय ने भी आज माननीय मंत्री महोदय ने कलेक्टर साहब को फ़ोन करके अवगत कराया कि इन चीज़ों को आप मॉनिटर करें, नहीं ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। परिणाम स्वरूप आज कुछ किसान प्रतिनिधियों को, विभिन्न जो संगठन है किसानों के, उनको, कुछ सामान्य किसानों को, कुछ जो हमारे डीलर्स हैं, जो विक्रेता है, उनको क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, एमडी कोऑपरेटिव्स और एडिशनल एसपी पुलिस और इन सब लोगों को बुला करके आज जो हमने मीटिंग रखी थी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई किसी तरह से हम हमारी व्यवस्था को ठीक करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर हमारे सामने यूरिया की समस्या खड़ी हो जाए। यही सारे अब डीलर्स ने अपनी बात रखी, किसानों ने अपनी बात रखी, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी, कलेक्टर साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने भी बात रखी। जो लीगल स्टेटस था उससे भी हमने अवगत कराया कि भाई फर्टिलाइज़र मूवमेंट ऑर्डर जो 1973 है, उससे भी हमने अवगत करवाया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ के हम लोगों के डीलर्स को या दूसरे जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको कहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसी तरह से मुकदमेबाजी और उसमें नहीं फंसना पड़े। तो यही उद्देश्य था आज की मीटिंग का कि सब लोगों को लीगल स्टेटस क्या है, वर्तमान हमारी पोजीशन क्या है, आगे हमारे सामने क्या समस्या आ सकती है और इस समस्या से हम किस तरह से निजात पा सकते हैं। इसके संदर्भ में कलेक्टर साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने भी निर्देशित किया
और हमारे कृषि आयुक्तालय से सम्मानीय आयुक्त महोदय का जो संदेश था उससे अवगत करवाया, माननीय कृषि मंत्री महोदय का जो संदेश था उससे सबको अवगत करवाया कि सरकार, राजस्थान सरकार इस मामले में, राजस्थान का प्रशासन इस मामले में, हनुमानगढ़ का प्रशासन इस मामले में काफ़ी सावचेत है और सख्त है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी तरह के इस तरह के मामलों में उलझ जाएं कि हम लोगों को कोई चीज़ें, गलत चीज़ें फेस करनी पड़े और यहाँ का किसान उस मामले में। वहीं भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष चरणजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह पंजाब में भी यूरिया की स्टॉक करे ताकि वहां के किसानों को यहां आने की नौबत ही ना आए। वहीं जिला कृषि अनुदान केंद्र के जिला अध्यक्ष बालकिशन गोलियार ने बताया कि फिलहाल यहां से यूरिया की कालाबाजारी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए ही यूरिया मिल सकती है, जिसका रेट 266 रुपए प्रति थैला है। इस संबंध में आज किसान प्रतिनिधियों और यूरिया वितरकों की बैठक भी हुई। बैठक में सभी ने विश्वास दिलाया कि यूरिया खाद को लेकर भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो यूरिया पंजाब में कुछ क्षेत्रों से शुरू में पंजाब के किसान यहाँ के किसानों के मार्फत लेके, क्योंकि इसमें क्या पोस्ट मशीन है, एक सिस्टम बना हुआ है कि पंजाब का कोई किसान डायरेक्ट यहाँ से यूरिया नहीं ले जा सकता। वो यहाँ के किसान के आधार कार्ड उस पोस्ट मशीन में अंगूठा लगेगा, OTP आएगा तो ही वो ले जाएगा। तो उसमें शुरू में हो सकता है कुछ किसानों ने ले गए हो, बाकी इस तरह की बड़ी घटनाएं कुछ भी नहीं हुई। हमारे पास पूरा स्टॉक है यूरिया का, और जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब 10 या 20 कट्टों की जो भी उसकी सीमा करेंगे, तो राजस्थान के किसानों को मैं अध्यक्ष के नाते बता रहा हूँ आपको कि यूरिया की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे डीलर्स के पास, सोसाइटी के पास पूरा स्टॉक है। तो ऐसी अभी हाँ, ये इन्होंने समय से इस बात को इन्होंने ले लिया है, इसलिए अब सभी ने मैसेज, कलेक्टर साहब ने भी यही कहा है कि हमारा किसान पहले है, पंजाब का बाद में है। हमारे को जो सबसे पहले जो अलॉटमेंट है वो हनुमानगढ़ जिले के किसानों के लिए ही है, और वही पूर्ति हम लोग करेंगे। कालाबाजारी की कोई संभावना नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में पिछले 25 साल से कोई कालाबाजारी की कोई शिकायत आज तक नहीं आई है। 266 रुपये रेट है हमारा, उसी रेट पर यूरिया का वितरण किसानों को किया जाएगा। कृषि अधिकारियों के मुताबिक पंजाब में बड़े स्तर पर यूरिया की कमी चल रही है। वहीं हनुमानगढ़ पंजाब बॉर्डर का जिला है, उस समस्या का असर हनुमानगढ़ जिले पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि पंजाब से अगर यूरिया नहीं मिलती तो वहां के किसान यहां से यूरिया लेने की कोशिश करता है, जबकि हनुमानगढ़ जिले की स्थिति नहीं कि उनकी पूर्ति कर सके। हालांकि दीपावली से पहले पंजाब में हनुमानगढ़ जिले से यूरिया खाद ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद विभाग ने भी सख्ती दिखाई और बॉर्डर पर छापामारी की। सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये एक वास्तविकता है। और अपन जानते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी अपने लिए यहाँ के किसान है। इसलिए अपने दूसरे साथियों को, भाइयों को जो भी प्रॉब्लम है उसका निराकरण अपन नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से ही होगा। और जो नीतिगत मामले हैं उनमें अपन दखल भी नहीं ले सकते। सरकार से किसी मामले में कोई निवेदन करना है तो वो कर देंगे। दूसरी बात, जो कानूनी प्रावधान बताए गए हैं कि इधर से उधर अपन भेज नहीं सकते, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत या फर्टिलाइजर्स के जो ट्रांसपोर्टेशन उसके बारे में निश्चित रूप से राज्य की सीमा के बाहर कोई चीज नहीं जानी चाहिए। ये अपने को सबको मिलकर इंश्योर करना है। और मैं पुलिस विभाग को भी ये कहूँगा कि वो ये इंश्योर करेंगे कि सीमा से कोई चीज जिले से बाहर नहीं जाए। इसके साथ ही कृषि विभाग और राजस्व विभाग के जो पूरा नेटवर्क है वो पूरी तरह से किसानों के साथ, आप लोगों के साथ है, जितने अपने आदान विक्रेता है या जो कंपनियां हैं सबके साथ है। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने लिए अपने जिले के किसान हैं। और यहाँ की विकास की जो रीड है, यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है वो किसानों की वजह से है। इसलिए अपना जो जिला है वो पूरे राज्य में अग्रणी रहता है हर चीज में। इसलिए ये एक टेम्परेरी फेज है और कोई समाधान हो जाएगा। जैसा जिले के अंदर व्यवस्था की बात है, अपन सब मिलके पहले भी करते रहे और अभी भी करेंगे। एक बात सब जगह चली जानी चाहिए, नीचे तक इसका मैसेज होना चाहिए कि यहाँ का कोई आवंटन है वो बाहर नहीं जाएगा। ये अपने को सबको इंश्योर करना है, ये डीलर्स को भी करना है, कंपनियों को भी करना है और किसान साथियों को भी करना है।
अपने सभी भाइयों से ये निवेदन करें कि दूसरा कितनी भी परेशानी में हो, अपने घर की समस्या अपने को सबसे पहले देखनी है। दूसरी बात, किसी भी स्थिति में कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। ये अपन सब मिलकर इंश्योर करेंगे, पुलिस विभाग है, कृषि विभाग है, सब लोग मिलकर इंश्योर करें। और तीसरी बात ये कि जो सामान यहाँ से बाहर जाने की बात आई है, उसको पूरी तरह से अपने को नियंत्रित करना है। किसानों को समय पे जो जरूरत है उसके हिसाब से यूरिया मिले। 10 कट्टे का जो हमने आदेश निकाला था वो इसलिए निकाला था कि हमें कुछ जगह ये शिकायतें प्राप्त हुई कि यहाँ का जो किसान है वो अपने आधार से और अंगूठे से अपने रिश्तेदारी में पंजाब में जो है वो यूरिया भिजवाने की कोशिश कर रहा है। तो हर लेवल पे, हर काउंटर पे, हर किसान को काउंटर करना, उसको चेक करना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। 10 कट्टे का इसलिए दिया कि यदि कोई आदमी इस तरह से गलत एक्टिविटी कोई करता भी है तो वो अधिक से अधिक 10 कट्टे की एक्टिविटी ऐसे कर पाए। यदि हमने छूट दे दी तो एक किसान आता है और यदि वो किसान आकर के अंगूठा लगा करके और 100 बैग अपने रिश्तेदार को सप्लाई कर देता है तो हमारे लिए उसको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई हमारे यहाँ क्राइसिस है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी के अंगूठा लगा करके, एक अंगूठा लगा करके बड़ी मात्रा में जो दूसरे रास्तों से या रिश्तेदारी के माध्यम से यूरिया जाने, उसको रोकने मात्र उसको एक तरह से चेक करने के लिए आदेश निकाला गया। ये क्या है कि प्रशासन ने पहले रणनीति के तहत पहले पोजीशन जो राजस्थान का यूरिया का कोटा है वो एक फिक्स है, और पंजाब में रेल बंद होने की वजह से वहाँ क्राइसिस है। इस वजह से ये सूचनाएं मिल रही थी कि पंजाब का किसान है वो राजस्थान से यूरिया लेके जा रहा है। तो यहाँ इस बात को कलेक्टर साहब ने बड़ा ही गंभीरता से लिया, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने गंभीरता से लिया, और आज किसान प्रतिनिधियों की और जो भी यूरिया वितरक है उन सबकी समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग बुलाई, और भविष्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए इस बात को लेकर के मीटिंग बुलाई गई। सभी ने ये विश्वास दिलाया कि पंजाब में किसी भी प्रकार से ना तो कोई कालाबाजारी होगी, न पंजाब के किसानों को यूरिया दी जाएगी। राजस्थान के और विशेषकर हनुमानगढ़ के किसानों को भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पूरा स्टॉक है और सही दाम पे यूरिया मिलेगी। ये बात कहाँ तक सच है कि पॉलिटिक्स के कारण वहाँ पे पंजाब में खाद नहीं भेजी जा रही है? केंद्र सरकार जानबूझ के पंजाब में खाद नहीं भेज रही है, किसानों को परेशान। पिछला जब एमपी चुनाव अपने राजस्थान में था उस समय भी ये पोजीशन आई थी। केंद्र सरकार, मोदी सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से ये जो राजस्थान का जो यूरिया का रैंक था उसको डाइवर्ट कर दिया था अलग स्टेटों में, और इस वजह से एक ये जानबूझ करके पॉलिटिकल क्राइसिस मोदी सरकार के द्वारा पैदा किया गया था। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस बात को टाइमली बड़ा ही अच्छी तरीके से प्रबंधन करके और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके इसका हल निकाला था। वो तो है ही है, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है ये तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते भी हैं। गेहूं का सीज़न है, गेहूं की बुआई के तुरंत बाद यूरिया की किसानों को ज़रूरत पड़ती है। तो पंजाब और राजस्थान ये भारत के ही दो राज्य हैं, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। तो हमारी तो किसानों होने के नाते, हम किसान संघ में जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी तो यही है कि पंजाब और हरियाणा और राजस्थान हमारा एक भाई का नाता है। तो हम अपने भाई को जो हिस्सा बनता है हमारी भारत सरकार से और राज्य सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ हनुमानगढ़ पंजाब में जो यूरिया की किल्लत है, यहाँ के किसानों को यूरिया की किल्लत नहीं आने वाली। लेकिन इसी के साथ यदि पंजाब के कुछ जो शहर है नज़दीक में, बठिंडा और या डबवाली है, जो इनको यदि ज़रूरत है किसानों को, तो उनका कोटा यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले में राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये मिलकर यहाँ कोटा बढ़ाए और उन किसानों को जो है यूरिया आवंटित की जाए आधार कार्ड के अनुसार, तो उनको भी किसी प्रकार की परेशानी न आए। पंजाब ने किसी समय पूरे देश को अन्न की कमी जो ज़रूरत है वो पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। तो हमारी ये मांग है सरकारों से और प्रशासन से कि पंजाब के कुछ जो स्टेट अपने जो है मंडियाँ, उनके किसानों को ज़रूरत का कोटा है वो हनुमानगढ़ ज़िले में बढ़ाया जाए और यहीं से उनको यूरिया दी जाए। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर टाउन स्थित इंदिरा चौक पर कार्यक्रम आयोजित कर पुष्प अर्पित किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव सुरेंद्र गोंद ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश का नेतृत्व उस वक्त संभाला था जब देश कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। तब उन्होंने देश को एक नई दिशा दी और देश को आत्मनिर्भर बनाया। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज सरकार निजीकरण कर रही है। जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी,
उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने भारत को विश्व स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में मजबूत करने के लिए कदम उठाए, वहीं अपने दुश्मन देश के टुकड़े कर दुनिया से अपना लोहा मनवाया। कांग्रेसियों ने कहा कि इंदिरा गांधी की शहादत ने साबित कर दिया कि उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक देश की एकता और अखंडता से प्यार था। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जन्म दिवस पर, जयंती पर आज हम सब कांग्रेस जन हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम उन्हें याद करते हैं जो उन्होंने देश के लिए जो अपना बलिदान दिया, योगदान दिया। और मैं ये समझता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि हम एकता और अखंडता रखें, देश के प्रति अपना स्नेह रखें, सभी लोग भाईचारा बनाए रखें और देश के योगदान, तरक्की में योगदान करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी ऑफ इंडिया का 102वें जयंती का कार्यक्रम आज इंदिरा चौक हनुमानगढ़ टाउन में मनाया गया और हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी में श्रीमती इंदिरा जी गांधी जैसी महिला इस पार्टी का नेतृत्व करती थी और जिन्होंने पूरे देश को एक अच्छी दिशा की ओर चलाया था। चाहे बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे और कुछ हो, सभी कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किए थे, देश को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाने का काम किया था। कोरोना काल में छठ महापर्व को घरों में ही मनाने के लिए श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति टाउन और जंक्शन में जागरूकता अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुरुवार को समिति के पोस्टर का विमोचन कलेक्टर जाकिर हुसैन, समिति प्रवक्ता प्रदीप पाल, महामंत्री अनिल गुप्ता, उप कमेटी प्रभारी रामजी सिंह और उप महामंत्री दयाशंकर, संगठन मंत्री राधेश्याम गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। छठ महापर्व को घरों में मनाने के लिए समिति की ओर से चलाए जा रहे अभियान की जिला कलेक्टर ने तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में इस बार छठ पर्व नहरों पर मनाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्व मनाने के लिए स्वस्थ शरीर भी जरूरी है और यह तभी संभव है जब हम इस महामारी के दौरान सभी नियमों का पालन करें, मास्क को लगाकर रखें, बाजार में सोशल डिस्टेंस की पालना करें तथा जहां तक संभव हो भीड़ में शामिल न हो। कलेक्टर ने समिति के प्रवक्ता प्रदीप पाल के नेतृत्व में चल रहे जागरूकता अभियान की सराहना की। इस दौरान समिति प्रवक्ता ने कलेक्टर को बताया कि पिछले एक सप्ताह से समिति के पदाधिकारी और सदस्य टाउन और जंक्शन में घर घर जाकर पूर्वांचल वासियों से त्योहार घर पर ही मनाने की अपील कर रहे हैं तथा मास्क लगाए रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। महामंत्री अनिल गुप्ता ने बताया कि समिति द्वारा पूर्वांचल वासियों की बस्तियों, वार्डों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं तथा पंफलेट के साथ मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। पोस्टर और पंफलेट के जरिए उनसे घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। वार्ड 2 के पार्षद संजय कुमार ने बताया कि वार्ड में रह रहे पूर्वांचल वासियों से घर घर जाकर त्योहार घर पर ही मनाने के लिए जागरूक किया गया है। पूर्वांचल सेवा समिति छठ घाट के लिए कलेक्टर से मिले थे। कलेक्टर को बताया गया कि मतलब कोरोना महामारी के चलते घर पर ही छठ मनाने का निर्णय लिया गया है। सब कोई घर पर ही छठ मनाएगा। घर घर जाकर हम जागरूक कर रहे हैं, सबको हम पंफलेट बांट रहे हैं ताकि घर पे ही ढंग से करें और घर पे ही मास्क सबको लगा कर रहें। कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने आदेश दिए थे कि छठ माता का प्रोग्राम है जो वह घाटों पर नहीं मनाया जाएगा कोरोना की महामारी को देखते हुए, और छठ के अध्यक्ष ने निर्णय लिया। पिछले करीब 8 माह से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए लोगों को सैनिटाइजर का प्रयोग करने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं, मगर इन निर्देशों को धत्ता बताते हुए लोक परिवहन के चालक और परिचालक खुद धज्जियां उड़ाने में मशगूल हैं। गुरुवार को जिला मुख्यालय बस स्टैंड पर ऐसा ही माजरा देखा गया। देखिए स्काई चैनल पर रिपोर्टर बलजीत सिंह की पूरी रिपोर्ट। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर जिला मुख्यालय पर लोक परिवहन की बसों में आज भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। हैरानी की बात तो यह है कि इन बसों के चालक परिचालक खुद बिना मास्क के ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं सवारियों को भी बिना मास्क बसों में एंट्री दी जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि लोक परिवहन की बसों में सवारियों को ठूस ठूस कर भरा जाता है, जबकि नियमानुसार एक बस में 50 सवारी बिठाने का प्रावधान है। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सरकार की ओर से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूला भी है, मगर अभी तक शायद
प्रशासन ने इन लोक परिवहन की बसों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि इन बसों में नियम विरुद्ध सवारियां चढ़ाई जा रही हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना भी नहीं की जा रही। ये हमारे तो देखो अंडर में नहीं है, लेकिन उसको हम सहानुभूति के हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये जो परमिट लेके प्राइवेट गाड़ियाँ एक एज टैक्सी की तरह होती है, तो इसकी वजह से हम उसको पूरा प्रेशर नहीं डाल सकते। एक भाईचारे से हम काफ़ी समझाते हैं, अलाउंस करते हैं, उसका भी असर पड़ता है प्राइवेट सवारियों पे। सवारी भर के तो जाती है, हाँ बहुत ज़्यादा जाती है और जाती है, हम ये तो परमानेंट देख रहे हैं। लेकिन ये हम भी इरिटेट है इस चीज़ से, हम नहीं चाहते भी ये गलत व्यवस्था करें, लेकिन ये सुनने के तैयार नहीं है, इसलिए हम भी परेशान हैं। और ये कोरोना का जो स्कोप है, ये आगे बढ़ने का चांस है, तो हमें डर है इस चीज़ का। उधर बस स्टैंड पर स्थित पूछताछ केंद्र पर कार्यरत रोडवेज की महिला परिचालक शकुंतला ने बताया कि रोडवेज बसों में कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की जाती है। उन्होंने बताया कि रोडवेज बसों में 50 सवारियों से ज्यादा यात्री नहीं बिठाए जा रहे। वही डिपो से रवाना होते समय प्रत्येक बस को सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद बस स्टैंड पर भी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही दिन में कई बार यात्रियों को अनाउंसमेंट के जरिए मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया जाता है। राजस्थान रोडवेज की तरफ से तो प्रॉपर कंप्लीट व्यवस्था है। जैसे मतलब रोडवेज में बसें सवारियाँ जाती है, उसको पाबंद कर दिया जाता है, सैनिटाइज भी किया जाता है और मास्क के लिए स्पेशल पाबंद किया जाता है, अलाउंस भी किया जाता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो जिनके प्रति जो सुविधा ज़्यादा काफ़ी भीड़ नहीं रहने देते, इनके लिए भी अलाउंस करते हैं। जो फिक्स सवारी है 50, तो 50 से ज़्यादा हम अलाउ भी नहीं करते बसों के अंदर। और स्पेशल उसको कनेक्टर के द्वारा भी पाबंद किया जाता है, भी सभी सवारियों के मास्क होना कंपलसरी है। और सैनिटाइज हम गाड़ियाँ डिपो से होके आती है और यहाँ भी हम प्रॉपरली सैनिटाइज करते रहते हैं। ये कोरोना का जो स्कोप है, ये आगे बढ़ने का चांस है, तो हमें डर है इस चीज़ का। और रोडवेज की तरफ से पूरा कंट्रोल कर दिया गया है, सैनिटाइज है, मास्क है, वो वितरण भी काफ़ी किए हैं हमने। और इसके अलावा जो हमारे रोडवेज की तरफ से सैनिटाइज आया है, वो टाइम टू टाइम छिड़काव हो रहा है। और मास्क के लिए प्रॉपरली पाबंद कर दिया गया है हर पैसेंजर को। हमने एक जो ओवरनाइट बसें जाती है, उसके लिए एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है, सीट नंबर मिलता है, क्या सिस्टम है उसका? जैसे लॉकडाउन के बाद है ना, प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं चल रही है, पहले चलती थी, तो वो पहले गाड़ियाँ शो हो रही है और वो गाड़ी जा रही है, उसकी तो सीट मिल जाती है और एडवांस पूरी सुविधा मिलती है। और जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चलाई गई है, फॉर एग्जांपल हरिद्वार के लिए हफ्ते में 3 गाड़ी चलाई है, उसकी ऑनलाइन शो नहीं करी है, तो उसकी सीट टिकट गाड़ी में लेनी पड़ती है। तो उसके लिए सुविधा ऐसे मिलती है कि वो स्पेशल हरिद्वार के लिए होती है, तो सेटिंग हो जाती है, मतलब खाली सी जाती है। जिला मुख्यालय पर छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर है। पूर्वांचल समाज के लोगों में इस महापर्व को लेकर खासा उत्साह है। लोक आस्था के इस पर्व को लेकर छठ व्रती पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाले सामानों की खरीदारी में जुट गए हैं। इसके चलते गुरुवार को बाजारों में काफी भीड़ रही। टाउन जंक्शन में छठ के सामान की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कपड़ा की दुकानों से लेकर छठ में प्रयोग होने वाले अन्य सामानों की खरीदारी करते लोग नजर आए हैं। फल की दुकानों पर भी भीड़ थी। दुकानदारों ने बताया कि छठ पर्व की तैयारी में छठ व्रती 1 सप्ताह पहले से जुट जाते हैं, अपने को आध्यात्मिक तौर पर पर्व के लिए तैयार करते हैं। वहीं छठ पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री को भी पहले ही खरीद लिया जाता है, क्योंकि इस पावन पर्व में बाजार में खरीदी गई सभी वस्तुओं का प्रयोग छठ व्रती साफ सफाई करने के बाद ही करते हैं। टाउन बाजार में खरीदारी करने पहुंची आशादीप ने बताया कि इस पर्व में साफ सफाई करने के बाद ही किसी भी सामान का प्रसाद में प्रयोग होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के चलते घरों में ही छठ पर्व मनाएंगे और साथ ही मैया से कोरोना मुक्त देश की मन्नत मांगेंगे। हमारे सब आज खरना है, काल न सोचकारक हो जाएगा, सुबह भी सुरकारक हो जाएगा। हम सब पान प्रसादी फूल जो होते हैं हमारे, उनको चढ़ते हैं, वो लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर बाजार में, सब्जी मंडी में, नेर पर हम सब तो जा सकते नहीं है। घर में हम लोग करेंगे, हमारे जितने मिथिला समाज के हैं सब अपने अपने घर में करेंगे। तो हम हमारे सबके ये कि कैसे करके अपने जो उनको है अर्धाना तो पूरा करना ही पड़ेगा। सरकार हमारे सबसे मना कर दिया जाना नहर पर, तो हम घर में करेंगे। माए छठी पूजा के सामान खरीदने, नारियल, खाजा, पान प्रसाद
सब लेने आए हैं। छठ मैया को धूमधाम से बनाते हैं। इस बार तो बच्चे सभी ना कपते थे, कपड़े लेने के लिए बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए आए हैं मार्केट करने करके घर पे ही बनाएंगे छठ मैया को। घर पे पानी रख लेंगे ठंड में, उसमें खड़े हो जाएंगे, उसी में करेंगे छठ मैया को। सबको कमा खैर बरकत दे, सदा सुखी रखे, कोरोना दूर हो जाए पूरा देश से, खुश रहे सारे देश से। घर में माल बेच रहे हैं छठ पर भाई हम। ये डगरा है, टोकरा है, सूप है, डगरा है, टोकरा है, सूप है, बेच रहे हैं। बहुत माल बिक रहा है। लोग घर में बैठ के त्योहार बनाएंगे, नहर पर नहीं जाएंगे और शासन है कोरोना 19 गाइडलाइन की वजह से ये माल इसलिए बेच रहे हैं, नहर में लोग नहीं जाएंगे। ये माल बिहार से माल आया, हमारा बिहार से माल आया, बिहार से। ये बिक्री अच्छी बिक्री, बहुत अच्छी बिक्री है। माता को लोग बहुत मानते हैं, माता को बहुत पूजा करते हैं माता की। ये यहाँ से जंक्शन से, गाँव से, तलवाड़ा से, फतेहगढ़ से, गाँव से सब इलाके से आ रहे हैं। ये साथ जंक्शन से लोग बहुत आ रहे हैं। उधर पूर्वांचल समाज के लोगों ने छठ पर्व पर ज्यादा भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए पंपलेट वितरण किए। इससे पहले कलेक्टर से मिलकर समाज के लोगों ने विश्वास दिलाया कि नहर के घाट पर पूर्वांचल समाज के लोग नहीं जाएंगे। छठ पर्व पर कलेक्टर ने सभी पूर्वांचल समाज के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 की पालना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि खुद और दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने हुए इस बार छठ पर्व अपने अपने घरों में ही मनाएं। छठ के अवसर पे मैं सभी पूर्वांचल वासियों को और सभी जिला वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और कोविड की जो स्थिति है उसको देखते हुए सबसे अनुरोध करता हूं कि घरों में रह के ही छठ पूजा करें, जिस तरह से बाकी के सारे त्योहारों पे अपन ने किया है। कोविड की जो विशेष परिस्थितियां हैं उसके कारण खुल के सारे काम अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो भी पूजा अर्चना है वो व्यक्तिगत स्तर पे घरों में रह के करें, जिससे कोविड का प्रचार प्रसार नहीं हो और अपना सबका स्वास्थ्य, खुद का भी स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके और आमजन के स्वास्थ्य की भी इसमें देखभाल हो सके। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत जंक्शन थाना एएसआई शंभू दयाल ने नशा मुक्ति केंद्र पर जाकर नशा न करने और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। 12 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत समय समय पर पुलिस प्रशासन की ओर से नशा मुक्ति को लेकर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से ऑपरेशन प्रहार नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 12/11 से लेके 30/12/2020 तक ये अभियान चलेगा, जिसमें अवैध मादक पदार्थों के धरपकड़ करना, नशा के प्रति लोगों को जागरूक करना, नशा नहीं करें और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में, जो नशा कर रहे हैं उनको दुष्प्रभावों के बारे में बताना और सजग करना। अभी मैं आज बालाजी नशा मुक्ति केंद्र है सतीपुरा में, उसमें नशा के बारे में उनको मरीजों को बता के आया हूँ, दुष्प्रभाव के बारे में और के बारे में। उन्होंने अपील की है कि हम आगे नशा नहीं करेंगे और समाज में जाकर के नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार का सहयोग करेंगे। ये अभियान आगे जारी रहेगा? हाँ, ये 30/12 तक जारी है। वैसे पुलिस का अभियान ही हमेशा से जारी रहता है और जारी रहेगा। कैनरा बैंक के टाउन शाखा की ओर से बैंक संस्थापक अम्बिरबल सुबाराम पई का जन्म दिवस गुरुवार को फाउंडर्स डे के रूप में मनाया गया। सहायक प्रबंधक अंकुश बवेजा ने बैंक संस्थापक की जीवनी तथा बैंक के गौरवमय इतिहास के बारे में बताया। शाखा प्रबंधक अमृतपाल सिंह ने बैंक की आकर्षक जमा व ऋण उत्पादों की जानकारी दी। इस दौरान कृषि ऋण, उद्योग ऋण, स्वर्ण ऋण, वाहन ऋण तथा गृह ऋण वितरण किए गए। इस मौके पर कृषि अधिकारी सूर्य प्रकाश, मोहित कुमार, पवन कुमार, अनुराधा, सुभाष चाहरण, लीला सिंह, नंदकिशोर, रेखा जुनेजा, ओम प्रकाश सहित कई ग्राहक मौजूद थे। बैंक का 115वां फाउंडर्स डे मनाया गया। इसमें हमारे संस्थापक श्री अम्बिरबल सुबाराम पाई का जन्मदिवस था। इसमें इनका जन्मदिन 19 नवंबर 1852 में हुआ था। 1906 में इन्होंने हमारे कैनरा बैंक की स्थापना की। मैंगलोर एक जगह है उसमें अपने कैनरा बैंक की स्थापना की थी। उसके बाद 1910 में उसका कैनरा बैंक लिमिटेड का नाम दिया गया और 1969 में इनका नेशनलाइजेशन करके कैनरा बैंक का नाम दिया।
तो आज हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है कि बहुत लंबे समय से 115वां एक फाउंडेशन डे मनाया गया और इस बैंक के द्वारा अभी नवीनतम बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे जमा के अंदर बहुत ही आकर्षक ब्याज दरें उपलब्ध हैं और साथ ही ऋण सुविधाएं भी बैंक द्वारा दी जाती है। तो आज हमने एक ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया, साथ में लोन मेला भी आयोजित किया है, जिसमें सभी ग्राहकों को हमारे उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई और कृषि ऋण, वाहन ऋण, गोल्ड लोन और गृह ऋण वितरित किए गए। कल्याण नगर में इन दिनों नाली का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान गुरुवार को अधिकारियों ने शिकायत मिलने की सूचना पर निरीक्षण किया। इसके बाद ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में क्वालिटी को लेकर समझौता नहीं करें। इस कार्य पर करीबन 3 लाख रुपए की लागत आई है। इंस्पेक्शन है। यहाँ कल्याण नगर में नाली निर्माण कार्य चल रहा है पिछले लगभग 15-20 दिन से, और हमें यहाँ पे शिकायत प्राप्त हुई थी कि नाली का अलाइनमेंट है वो चेंज किया जा रहा है। बाबू खान नाम का व्यक्ति है, उसने रोड पार्ट के अंदर अपने लेटरिन बाथरूम बना रखे हैं, उनको तोड़ने हेतु निर्देशित कर दिया गया है और नाली का अलाइनमेंट है वो सही करने हेतु मिस्त्री को और ठेकेदार को बोल दिया गया है। और मौके पर काम एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग इसमें 3 लाख रुपए की लागत से नालियाँ बनेंगी इस कल्याण नगर कॉलोनी में जी। काफ़ी मतलब पिछड़ा हुआ टाइप एरिया है, यहाँ पे सड़कें भी नहीं है, बाद में सड़कों का इसमें करेंगे, अभी नालियाँ बना रहे हैं। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।